चलो भाई क्लास स्टार्ट करें आज की। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोर्स निकालना सीखी थी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, पॉइंट चार्जेस के कारण फोर्स को निकालना सीखा था। ठीक है, तो पॉइंट चार्जेस के कारण फिर मैंने बोला बेटा अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके कारण निकालना सीख रहे थे हम लोग। ठीक है, हाँ जी। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मैंने आपको रॉड करवाया, सेमी सर्कुलर रिंग कराई, क्वार्टर रिंग आप लोगों को खुद करने के लिए कहा था मैंने, क्योंकि करना क्या था, उसमें क्या चेंजेस आई। अरे भाई लिमिट क्या है, सिर्फ लिमिट ही चेंज करनी थी। लिमिट को क्या किया, 0 से π/2, बाकी तो सेम। वहाँ पे पहले क्या हो रहा था, x पे 0 आ रही थी, अब x पे 0 नहीं आएगी। तो बस यही डिफरेंस आया होगा अगर किसी ने करने की कोशिश की हो। ठीक है, तो चलिए रिंग ले लीजिए आप पूरी। तो जो भी आया था माइनस क्यों आएगा भाई, सुन, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस कॉस थीटा 0 से पाई आया, तो ये क्या होता है, कॉस 0 माइनस कॉस पाई। ये 1 माइनस ऑफ -1, तो मेरे हिसाब से तो 2 ही हो रहा है। अरे भाई माइनस कॉस थीटा लिमिट पुट करेगा तो लोअर माइनस अपर करेगा ना। अब अंदर माइनस कॉस थीटा, हाँ कहाँ, तो कॉस पाई क्या होता है, -1 लगा दिया, -1। अरे ये आपको बताया है कि अगर ऐसे दिया गया हो आपको, तो अगर यहाँ पे माइनस नहीं हो तो अपर माइनस लोअर करते हैं हम, अगर यहाँ माइनस हो तो लोअर माइनस अपर करते हैं शॉर्टकट के लिए। तो यहाँ पे माइनस है ना, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट करना है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट किया तो ये आ गया। यहाँ अगर माइनस ना हो तो ये तो हम कब से करते आ रहे हैं, तो +2 का हो गया ना। रंजन भाई कैसी रही ट्रिप, बढ़िया, दुआएं मांग के लाया तो सबके लिए या नहीं, पर अपने लिए मांग लूँ वही बड़ी बात है अभी। चलिए जल्दी से एक और करिए, रिंग लीजिए, एक रिंग ले लेते हैं। अगर मैं रिंग का निकालने के लिए कहूँगा बेटा कि फोर्स एट द सेंटर निकालनी होगी तो क्या आएगी, अगर मैं कंप्लीट रिंग ले लेता हूँ तो उसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज प्लेस कर देता हूँ। अगर मैं पूछूँ उसके ऊपर कितनी फोर्स आ रही है तो बेटा कितनी आएगी, 0। करने लग पड़े हैं, कितनी आएगी, 0। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि दोबारा आपसे कह रहा हूँ बेटा कि एक रिंग ले ली, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, एक रिंग ले लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल देते हैं लैम्डा कूलम पर मीटर है। ठीक है, हमारा जो चार्ज है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब ये रिंग के सेंटर पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक क्यू चार्ज रख दे रहे हैं। हमने क्या किया, रिंग के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कितनी टेंशन इस रिंग में आई होगी, क्वेश्चन को बदल दिया। हाँ जी, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन फाइंड द टेंशन इन द रिंग, ये क्वेश्चन बन गया। अब अगर आप लोगों को याद होगा टेंशन वाले क्वेश्चंस कर रहे थे हमने रिंग्स वगैरह में, तो क्या करते थे हम लोग, छोटा सा एलिमेंट लेना है, यहाँ से हम क्या करते थे बेटा, छोटा सा, पहले तो dx एलिमेंट लेते थे यहाँ से। ठीक है, फिर इस पोर्शन को मैं क्या कहता था कि क्या कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। याद आया वो वाला कि अगर मैं उसको इस तरह से जूम आउट कर दे रहा हूँ तभी जाके तो टेंशन निकालना सीखी थी आप लोगों ने। इस तरह से चलता था, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में होगी बेटा, यहाँ पे डायरेक्शन टेंशन इस तरफ, 2 कंपोनेंट करते थे हम लोग। देखो लॉजिक तो वही है ना, क्वेश्चन करने के तरीके तो तुम लोगों को आते हैं, बट अप्लाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा। कहानी तो यही रहती थी ना। ये dx है, पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग जान चुके हो dx किसके बराबर, dx किसके बराबर भाई,
आर डी थीटा, और डी थीटा किसके बराबर भाई? नहीं नहीं ठीक है, डी एक्स इसके बराबर होगा ना, डी थीटा नहीं, डी क्यू, सॉरी, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है? लैम्डा आर डी थीटा हो जाता है। तो इस छोटे से एलिमेंट डी एक्स के पास कितना चार्ज है? डी क्यू, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए, यही खेल होने वाला है, ठीक है। ये पूरा क्या था? थीटा माने थे, ये पूरे को डी थीटा मान लो, ठीक है। तो ये छोटा क्या हो जाएगा इस साइड का? डी थीटा बाई 2, यहाँ पे भी बेटा डी थीटा बाई 2। इस छोटा एंगल हमने डी थीटा लिया हुआ था, तो यहाँ से बना सकते हैं हम सारा कुछ या नहीं बना सकते? अगर ये डी थीटा बाई 2 है तो ये वाली साइड कौन सी बनेगी? साइन वाली या कॉस वाली? नीचे वाली, एंगल मूव करो, साइन वाली, गुड। तो ये मेरा क्या बनेगा? टी साइन डी थीटा बाई 2, तो क्योंकि डी थीटा बाई 2 यहाँ पे आएगा। ये मूव करना तो अब तुम लोगों को आना चाहिए, तुम 12th क्लास में पूरी 11th में यही सीखते हुए आए हो, डी थीटा बाई 2। यही मेरी नेट जो है वो लग रही है, ठीक है। यही इस एलिमेंट पे नेट टेंशन मेरी नीचे की तरफ कितनी लग रही है? 2t साइन थीटा बाई 2। अगर तू ध्यान दे, इस एलिमेंट पे नेट रिपल्सिव फोर्स कितनी लग रही होगी? के क्यू डी क्यू बाई आर का स्क्वायर। क्या बेटा? अरे मैं चला थोड़ी रहा हूं, मूवमेंट थोड़ी बोली गई है, यही होने वाला है। आर मैंने कैपिटल लिया था, कहीं लिखा है? हाँ कैपिटल लिया था तो कैपिटल ही रखता हूं, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। बात समझ आई? तो ये जो मेरी नीचे को फोर्स लग रही है वो उससे फोर्स बैलेंस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तो टी आ गया ना, कंपेयर कर देंगे तो टी निकलने में कोई परेशानी? 2t साइन डी थीटा बाई आर इज इक्वल टू के क्यू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो डी क्यू को वहां पे पुट कर दीजिए। और अगर ध्यान दें, डी थीटा क्या है? बहुत छोटा था, तो डी थीटा बाई 2 उससे भी छोटा, तो साइन छोटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहां पे क्या आएगा? डी थीटा बाई 2 आएगा। बात समझ आती है तुम्हें कि जब थीटा मेरा लेस देन 5 डिग्रीज होता है तो हम क्या बोलते हैं? वी यूज कि साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो हमारे पास साइन यहाँ पे 2 है यार, साइन डी थीटा बाई 2 है, तो इसको मैं सीधा 2t डी थीटा बाई 2 नहीं लिख सकता क्या? ठीक है, बात क्लियर हुई है? देखो ये क्यों लिया? क्योंकि डी क्यू किसके बराबर है? लैम्डा आर डी थीटा, तो डी थीटा कट जाएगा ना, के क्यू लैम्डा आर डी थीटा बाई आर स्क्वायर, यही बन रहा है। डी थीटा गया, एक आर से ए गया, ये 2 से 2 गया, तो टी किसके बराबर रहेगा? के क्यू लैम्डा बाई आर। निकल गया। तो भाई ये देखो, मैंने टेंशन निकालने वाले क्वेश्चन तो तुम्हें पहले ही करा रखे थे, बस एक फोर्स ही तो ऐड हो रही है। और यार कल को तुम देखो वहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं फोर्स वाले, फोर्स लग रही थी, F इक्वल टू mg लेते थे, तो उन सब क्वेश्चंस में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं डाल सकता क्या? समझ आ रही है बात या नहीं आ रही जो मैं कह रही हूँ? बट इतना मुश्किल क्वेश्चन बनाया नहीं जाएगा, ये मेंस तक सीमित, एडवांस में जाएगा मुश्किल क्वेश्चन बनेगा। तो पेपर में, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में वो आपसे क्या पूछा जाता है कि आपका लॉजिक क्लियर है, करना कैसे कैसे नहीं, बस। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, तो वहाँ पे कर लेना। वहाँ पे ये मत सोचना कि सर ने कराया नहीं, अरे सर ने वो वाला क्वेश्चन बेशक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नहीं कराया हो, एनएलएम वर्क पावर कहीं ना कहीं तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने डिस्कस की हुई हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन थे बेटा कूलम्स लॉ पे, जो मैंने तुम्हें भी पढ़ाए हैं। ठीक है, और सैटरडे को मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस विल बी अप टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डीपीपी, ओ उसके PYQ की पीपीटी है, वो तो मैं करा दूंगा ना। अभी सिर्फ इसी पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो मैं टेस्ट लूँगा
उसमें किसके क्वेश्चंस मिलेंगे? जो अभी तक पढ़ाया गया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड तब तक खत्म हो जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो बट इलेक्ट्रिक फील्ड तक के ही क्वेश्चंस हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिस्कस नहीं करेंगे बेटा, करोगे तुम लोग, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है निकालना। विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बहुत आसान है निकालने के लिए, बट क्या है कि उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी किस्मत ऐसी है कि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बट नीट वालों को इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं पेपर में थ्योरेटिकल। लेकिन तुम्हारा क्या है, थोड़ा सा मैथमेटिकल अप्रोच रहता है जेई वालों का, ठीक है। तो चलें आगे बढ़े, ये तो लिख लिया होगा सबने। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये डेरिवेशन नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन आरबीएससी में तो चांस ही नहीं आने का, ठीक है। रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। सीबीएसई है तो मैं कह सकता हूँ कि दे कैन गो अप टू, क्योंकि वो आजकल क्या करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं देते हैं, दे वांट टू चेक योर नॉलेज। वो अच्छे थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दे रहे हैं सीबीएसई वाले। आरबीएसई वाले तो सिर्फ थ्योरी देते हैं, क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल सीधा सा, तो कैन अटेम्प्ट। अभी वो कौन था उस क्लास में, कुछ बच्चे हैं, उनको कुछ कजन्स हैं, वो कह रहे हैं कि आरबीएसई का फिजिक्स का पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया इस साल 12th का, कोई क्वेश्चन नहीं आया। अपनी बहन से पूछ, तेरी इसकी, उसी समय मैंने इसकी बहन को बुलाया, मैं क्या तू यहाँ पढ़ कर गई है, हमारे से पढ़ कर गई, तू बता कितना एक्स्ट्रा आउट ऑफ, कह रही एक भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो अब देखो आप कहाँ पढ़ रहे हो, क्या आपको पढ़ाया जा रहा, उस चीज़ की गारंटी मैं नहीं ले रहा ना। आपको क्या पता, कोई टॉपिक पढ़ाया ही नहीं तो वो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, तो उस चीज़ की गारंटी मैं कैसे ले लूँ? जिस चीज़ को मैंने पढ़ाया मुझे पता है ना, मैंने तो एक्स्ट्रा पढ़ाया है ना। नीट का सिलेबस तो सीबीएसई आरबीएसई से एक्स्ट्रा है ना, तो वो नीट में थी, वहाँ पे तो मैंने उसे एक्स्ट्रा पढ़ा रखा था। देखो ये जो सिलेबस डिलीट होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा, अरे सिंपल सी बात है, देख ये जो सिलेबस डिलीट होते हैं ना, ये बहुत ग्रे एरिया में आते हैं। वो इस तरह से टॉपिक को डिलीट करते हैं कि उसको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, लॉजिक वो लगता है। इस तरह से हम सीधा कह नहीं सकते। जैसे तुम बहुत ही एग्जाम्पल बोले कि जेई मेंस के सेवल में पोटेंशियोमीटर नहीं है, ठीक है, लेकिन हर साल 12 सेट्स में से एक क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाता है जो पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व करना पड़ रहा। तो क्या बोलोगे, लड़ोगे उनसे जाके कि ये सिलेबस में नहीं था? वो कह रहे हमने डायरेक्ट दिया ही नहीं। लॉन्ग मेथड से करेंगे तो टाइम लगेगा, पोटेंशियोमीटर लगाएंगे तो जल्दी से हो जाएगा। तो बोनस क्यों देंगे? वो कह रहे हैं कि दूसरे मेथड से भी तो कर सकते हैं ना उस क्वेश्चन को, लेकिन उसमें टाइम लग रहा है, तो तुझे तो टाइम सेव करना ना पेपर में। अब वो ये ग्रे एरिया होता है, मैं ये कह रहा हूँ कि आना है या नहीं आना, तो इसीलिए हम तो छोड़ते ही नहीं भैया कुछ भी, ऑलमोस्ट सब पढ़ना होता है। बोर्ड के हिसाब पे जब हम फर्स्ट अटैम्प्ट देकर तुम लोग वापस आओगे तब तुम्हें बताया जाएगा कि ये पोर्शन सिलेबस का नहीं है। अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा, अभी सब सिलेबस में, यही मान के चलो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई क्या होती है? अभी तक हमने आपसे बोला, अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हुए आए हैं, हमने बोला बेटा ये मान लीजिए ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये एक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कोई एक चार्ज उठा के लेकर आ रहा हूं, मैंने चार्ज को यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने किसी एक चार्ज को लाया, यहाँ पे चार्ज को क्या किया, प्लेस कर दिया। क्या इस चार्ज के ऊपर कोई और फोर्स डाल रहा है जहां ये चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कोई फ्री स्पेस में था, कोई और चार्ज है ही नहीं जो उसके ऊपर फोर्स डाले, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि हम यहां पे एक और चार्ज ले आए। अब तो तुम लोगों ने कूलम नियम के हिसाब से बड़ी जल्दी से बता दोगे इसके ऊपर चार्ज फोर्स कितनी आ रही होगी, k⁴/r²। बट क्यों आई? ये तो वहां लाया ना मैं, ये उसके ऊपर फोर्स क्यों डाल रहा?
हाँ जी, फील्ड में होगा तो होगा। ठीक है, तो यही बात समझनी है हमें कि अगर मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, ठीक है, उसके आसपास सराउंडिंग के एरिया में यहाँ तक मैं उस चार्ज का इफेक्ट फील कर सकता हूँ, उस एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंडिंग अ चार्ज, द सराउंडिंग अ चार्ज वेयर वी कैन फील इट्स अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक है, प्रैक्टिकली बोले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू इन्फिनिटी एक्सटेंड होती है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, हमारे आवेश के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर उसका प्रभाव को फील किया जा सकता है। ठीक है, प्रभाव कैसा हो सकता है उसका, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या तो वो रिपेल करेगा, और ये जो रेंज है ये इन्फिनिटी तक चलती है। बात समझ आई है कि नहीं आई है? ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए ये तो मैंने अलग से बनाया, इसका अगर बनाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा कैसे बनेगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। अब देखिए आप लोगों ने अगर वेव्स पढ़ा था तो मैं क्या कहता था कि वेव से अगर मैं इक्वल डिस्टेंस r पे चला जाऊं, इक्वल डिस्टेंस r पे चला जाऊं, r पे चला जाऊं, r पे चला जाऊं, तो अगर मेरा ये पॉइंट है Q, यहाँ से r यहाँ आया, यहाँ से r यहाँ, यहाँ से r, यहाँ से r, तो जो स्पेस जो बाहर से सेम डिस्टेंस पे जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, स्फेरिकल। तो वेव फ्रंट नाम की चीजें पढ़ी थी आप लोगों ने उस समय कि वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, स्फेरिकल, प्लेनर, ये सब चीजें सीखी थी हम लोगों ने, यहाँ भी आएंगी। मैंने उस समय कहा था कि सीख लो आगे काम आएंगी, तो यहाँ भी आएंगी कि किस तरह के बनेंगे। अभी तुम्हें उसमें ज़्यादा जानेंगे, इसके बारे में बाद में थोड़े टाइम के बाद अपन एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब इसे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन उस टाइम पे कवर करेंगे, अभी मैथमेटिकल अप्रोच सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसी बनाएगा, इस तरह से बनेंगी। अब देखिए वो शायद बाहर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, उसकी बात अभी बता देंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे ध्यान दें, दूसरा ऐसा बनेगा, इस तरह से बनते जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है या घटती जा रही है? अरे बढ़ेगी कैसे, तू सोच कोई आदमी तेरे के ऊपर फोर्स डाल रहा है और वो फोर्स डिस्टेंस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना दूर जाता जाएगा तुझ पे फोर्स कम होती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं और दूर जाके फोर्स क्यों कम हुई, क्योंकि वो दूर गिर रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी कम थी, पास आएगा तो उतनी ज़्यादा, दूर जाओगे तो उतनी कम। ठीक है, तो फोर्स से रिलेट कर सकते हो आप लोग इसे, वो मैथमेटिकली थोड़ी देर में बताता हूँ। देखिए निकालनी कैसे, अब उसकी तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप लोग समझ गए क्या होती है। ठीक है, क्या हुआ, हाँ सकेंद्रीय, हाँ मजा ले रहा हूँ तुम्हारे, हाँ 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 हाँ। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए अब इसके मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हम एक टेस्ट चार्ज लाएंगे। हम ना जब भी बात करेंगे बेटा एक टेस्ट चार्ज की बात करेंगे। अब सबसे पहले समझिए टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज जिसको मैं डिनोट करता हूँ Q नॉट से। ठीक है, टेस्ट चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड ही बहुत ज़्यादा छोटा है तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगा, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होगी। हम देखो हमारा मोटिव क्या था, हम इस Q चार्ज के कारण कितनी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं कि अगर मैं मान ले पॉइंट यहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँ, कहीं और आगे जाके ले लूँ, तो मैं वहाँ पे जानना चाहता हूँ कि कितनी क्या आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन रही होगी तो उसकी भी तो बननी चाहिए ना। अगर मैं चार्ज बड़ा ले लूँ तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में इंटरफेयर करेंगे, रिजल्टेंट कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, बट मैं तो ये नहीं चाहता, मैं क्या चाहता था, मैं तो इसकी निकालना चाहता हूँ ना। तो इसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या करूँ, इतना ज़्यादा छोटा कर दूँ कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कुछ भी इंटरफेयर ना करे। इसीलिए हम क्या लेते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं हमेशा ही।
बात समझ आएगी? टेस्ट चार्ज क्यों लिया जाएगा? कि सो दैट इट डज नॉट इंटरफेयर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेन चार्ज। बात क्लियर हो रही है? समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या किया भाई, मैं ये मिटा देता हूं। यहां पे Q चार्ज था हमारा, ठीक है। हमने क्या किया कि मान लीजिए यहां पे ले आए उसे उठा के टेस्ट चार्ज को इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। हम अभी देखिए, मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इन्फिनिटी तक लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर रखूँ, मान लें ये मेरी इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बाहर, तो बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। जैसे ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएगा तभी तो मैं जाके उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज को मैं यहाँ पे ले आया, ठीक है। हमने क्या बोलते हैं कि लेट्स से इट इज एट r डिस्टेंस, यहाँ से कितनी दूर पे है? r डिस्टेंस से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ये बात तो तुम्हें समझ आई गई होगी, टेस्ट चार्ज की मुझे जरूरत ही नहीं है तो उसको हटा ही देंगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा छोटा है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो देखो, मैंने तुम्हें लॉजिकली समझाने की कोशिश करी, तो देखो मैथमेटिकल फार्मूला वही है कि मैंने इस पर क्या किया, फोर्स निकाली, और टेस्ट चार्ज तो भाई इतना ज़्यादा छोटा है, वो तो मेरा रोल ही प्ले नहीं कर रहा, तो उसको हटाना है तो डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज से, तो काम खत्म, ठीक है। तो E इज इक्वल टू क्या बोल देते हैं हम, के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। हाँ जी, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कि फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो क्यू नॉट कट जाएगा। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी है, के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, कूलम के नियम के हिसाब से। तो डिवाइड करूंगा क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट कट गया, और क्यू नॉट था ही इतना छोटा जिसका इन्फ्लुएंस हमें लेना ही नहीं है। जब वो इतना छोटा है तो जब फोर्स में कितना ही वो योगदान दे रहा होगा, तो जरूरत ही नहीं है उसकी, तो उसको निकाल देना। कि भाई कोई टाइम है तेरा आने का? आधा घंटा लेट है बे, लेट नहीं हुआ, और तेरी आदत है ये लेट होने की। तो उधर बेटा बिस्मिल के कॉन्सर्ट में तो तू लेट ना हुआ था, वहाँ तो टाइम से पहुँच गया था। हाँ, वहाँ तो तू टाइम से पहुँचा हुआ था। जैसा तो कह रहे थे कि जूता मारने का दिल कर रहा है इसको मेरा, पढ़ने के टाइम पे गायब रहेगा, और यहाँ देखो कैसे पहुँचा हुआ है। मैं कोई नहीं, मजे करने दो इसको। बात समझ आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से निकलेगी? और अगर मैं आपसे एसआई यूनिट पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, अरे फार्मूला क्या है ये देखना, ये नहीं है, ये है न्यूटन पर कूलम। फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए ना, फॉर्मूला क्या है, ये है, ये तो हमने निकाली, और इसे मैं यूज भी नहीं करूंगा पूरी जिंदगी। ओए, मैंने ये फार्मूला दे दिया तुझे, बट ये अपने यूज ही नहीं, यूज क्या होगा वो अभी दिखाऊंगा। ऐसा यूनिट क्या बना, न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो इन्फिनिटी तक, आर हमारी इन्फिनिटी तक जा सकता है, ठीक है। आर कैन बी अप टू इन्फिनिटी ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, इट इज अ स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज। ये वो वाला स्पेस है जो चार्ज के आसपास मिलेगा, जिसमें आप उस चार्ज का इफेक्ट को फील कर सकते हैं। अब चार्ज का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, जहां तो अट्रैक्शन, यहां तो रिपल्शन। अब वो चार्ज कितना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण आ रही है, वो किस तरह से निकालेंगे, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो के फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितनी है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड करना है क्यू नॉट से, क्यू नॉट कट गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर पढ़ कि क्या कहा जा रहा है। देखिए अब इसे आप याद करना, अभी ना मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाई, थोड़ी देर में आपको पोटेंशियल पढ़ाऊंगा, तो फॉर्मूले में ना ग्रेजुअली कुछ ना कुछ घटता जाएगा। जो मेरा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला था, के क्यू1 क्यू2 बाई आर स्क्वायर था, अब एक क्यू कट गया,
ए क्यू कट गया। अभी अगले फार्मूले पढ़ोगे ना, उनमें कुछ ना कुछ घटता जाएगा, तो तुम रिलेशन बना के याद रख सकते हो कि उसमें कुछ ना कुछ घटाता जाना। कभी आर कम हो रहा है, कभी के में कुछ नहीं घटता भाई, के कांस्टेंट है। हाँ हाँ वो चलेगा ना आगे जाके, वही मैं कह रहा हूँ कि फार्मूले में कुछ ना कुछ घटता जाएगा। ये मेजर फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये सबको समझ आ गया भाई या नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूँ कि ये फार्मूला जो बन गया मेरा बहुत रेयरली यूज होने वाला है। ठीक है। हम अभी थोड़ी देर पहले हमने कूलम लॉ में क्या निकालना सीखा था भाई? अबे क्या निकालना सीखा था? फोर्स। अपने को हमेशा फोर्स ही निकालनी होती है। अगर मुझे वो क्वेश्चंस में क्या बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकालिए? फोर्स। क्या निकालें? फोर्स। तो अभी देखिए मैं जो बताने वाला हूं ये मोस्टली यूज होने वाली चीज है हमारी चीज में। अभी आपने देखा भाई E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट की जगह कोई भी चार्ज हो सकता है, वो वहां पे दे सकता है आपको। ठीक है। क्यू नॉट तो मैंने माना था यहाँ पे टेस्ट चार्ज। ठीक है। तो ये तो हो गया, तो फोर्स कैसे निकलेगी? ई क्यू नॉट। बात खत्म। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। ठीक है। जिस डायरेक्शन में फोर्स मिलेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कौन सा सही है? सोचो। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स। यार इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आएगी ना, फोर्स बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही है ना। फोर्स के लिए तो चार्ज लेकर आया ना तू, उसने चार्ज ने एक्सपीरियंस करी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही है। एक कोई चार्ज है उसके आसपास उसका प्रभाव मिलना ही मिलना। जैसे तुम लोग ग्रेविटेशन लॉ में क्या होता है, ओए ग्रेविटेशन का कंपैरिजन सुन लो अब कि क्या होता है ग्रेविटेशन में। हम भी तो ये कहते हैं ना कि हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने का कोशिश करती है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा प्रभाव भी तुम सब पे पड़ रहा है, तुम सबका भी आपस में एक दूसरे पे पड़ रहा है। वो भी तो एक वो ग्रेविटेशन फील्ड बना रही होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन में मुझसे क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। फार्मूला फिर सेम चलेगा। क्यों बदलो? हाँ। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ चीजें हैं वो लिख लीजिए कि इट इज अ, पहले पॉइंट लिख लीजिए बेटा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि बेटा इसके पास डायरेक्शन होना जरूरी है। कि फर्स्ट पॉइंट आपको मैं क्या बता रहा हूं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट आपको पता चल चुका है, एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम है, और ये एक प्योर प्रॉपर्टी ऑफ अ चार्ज है, मीडियम वगैरह की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज अ प्योर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। कि कहीं ये मत समझिएगा कि ये मीडियम वगैरह की प्रॉपर्टी है। ठीक है। इसको अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि बेसिकली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा था तो ये है क्या? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि इट इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ वो बता रहा हूं ना, इट इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है। अब यही अगर आपसे कोई कुछ पूछे कि मैंने यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रख दिया, इसके ऊपर फोर्स आ रही है और क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? बिकॉज इट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स आ रही है। इतनी बातें क्लियर हुई हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही प्रोड्यूस हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा। डिस्टर्ब भी करने वाले आएंगे, बड़ा मैग्नीट्यूड होगा तो डिस्टर्ब करेंगे, फिर रिजल्टेंट निकालने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLs। ठीक है। वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है तो तभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, इसमें कोई परेशानी है? अभी मैं आपको ना एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि कैसे होता है। बाकी डिटेल में इसको पढ़ेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टॉपिक पढ़ेंगे, वो थोड़ा लेट जाके पढ़ाना है मुझे, अभी नहीं, काम ही नहीं आएगा उसका। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है
तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलती हुई आपको दिखनी चाहिए, इस तरह से पता होना चाहिए। अभी सिर्फ इतनी चीज़ याद रखो, अगर माइनस क्यू है तो इसमें अंदर आती हुई दिखेंगी, चारों तरफ से अंदर आएंगी। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, जब मैं पूरा डिटेल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, हाँ, कूलम का नियम तो यही कहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, स्क्वायर ही जा रहा है, ठीक है। तो आर स्क्वायर ही है ना हर जगह, अभी तक आर में कम हुआ ही नहीं है, वो थोड़ी देर में हो जाएगा। चलें अब आगे बढ़े, तो थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस दिखाता हूँ इस पे जो तुम लोग कर लोगे। थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस तरह से दी गई हुई है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई देखो, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी कहाँ से कहाँ चलेती है, हमारा करंट कहाँ से कहाँ बहता है? नहीं, करंट कहाँ से चलता है? हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमारी हाइयर चार्ज से लोअर चार्ज की तरफ चल रही होगी। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे दूंगा तो इससे देखो, ये थोड़ी देर बाद की पढ़ाने की चीज़ें, बस मैं तुम्हें अभी से थोड़ा थोड़ा आइडिया देता जा रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये दी गई है तो मतलब हाइयर चार्ज किधर होगा? इस तरफ होगा। लोअर किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। बात समझ आ रही है कि इतनी बातें क्लियर हुई? अब सोचिए, ये मुझे क्या दे दी गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है। हमारे पास एक चार्ज आया Q, मान लीजिए ये क्या है? ग्रेविटी फ्री है। अभी तक मैं क्या मान के चलूंगा? ग्रेविटी फ्री मान के चलूंगा, क्योंकि तुम लोगों में से कुछ है ना वो दिमाग लगा देंगे ग्रेविटी का क्या होगा तो मैं ग्रेविटी फ्री पहले ही बोल दे रहा हूं। मान लीजिए यहां पे एक चार्ज Q है, ठीक है, क्या है? चार्ज Q है। ये आ रहा था वेलोसिटी v से। ये चार्ज क्या आ रहा है बेटा? वेलोसिटी v से आ रहा है। अभी तक ये कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रहेगा तब तक तो सीधा चलता रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद ये कैसा चलेगा? सीधा ही चलता रहेगा। गुड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये कैसा रहेगा? क्योंकि यहां पे सोच, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आया, मान ले यहां पे आ गया, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? QE, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, ये उसी साइड जाता रहा। बात समझ आई? सोच ले अब कि यहां से अगर मैं -Q चार्ज हूं, अगर मैं यहां पे -Q चार्ज लेता तो ये कहां जाता? वापिस चला जाता। लेकिन जाता कैसे? स्ट्रेट लाइन में ही। -Q हो गया ना, उल्टा हो गया डायरेक्शन। हाँ, तो ये इस तरफ जाएगा, अब इस तरफ नहीं जाएगा। उसके लिए मुझे यहां से रिलीज करना चाहिए। -Q है तो इस तरफ छोड़ूं v वेलोसिटी से, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। बात समझ आई कि पाथ ऑफ Q, कई बार पहले आए हैं क्वेश्चन इस पे कि अगर वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देता है, वो आपसे पूछता है कि पाथ किस तरफ होना चाहिए। देखिए, अगर प्लस, बहुत ही सिंपल तरीके से बोलूं, अगर मेरा +Q चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। अगर -Q है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा। बात समझ आती है? तो मैं क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे F = QE आ रहा है, यहाँ पे F किसके ऊपर आएगा? -QE। चार्ज -Q हो जाएगा ना, तो उल्टी डायरेक्शन हो गई। तो बहुत सिंपल तरीके से याद रखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर +Q चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। -Q है उसके अपोजिट। अब अरे भाई, सारा ही ग्रेविटी फ्री चल रहा है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बना रहा हूं अभी। सोच, अब ये इलेक्ट्रिक, अब ये देखो, हर बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। हाँ, मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लाइंस बना रहा हूँ मैं दिखाने के लिए। कौन सी गोल? अरे चार्ज के गोल, तो गोल की बात कर रहा है। Q के बिल्कुल पास है तो गोल है, जब Q इन्फिनिटी पे चला गया तो पैरेलल।
वो तो थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ाऊंगा ना टॉपिक तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रही है, सोचिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब की बार जो मेरा क्यू चार्ज है मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने उसको इनिशियल वेलोसिटी ये दी है, दिस इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अब मुझे उसका पाथ ट्रेस करना है कि पहले क्या करेगा, सीधा जाएगा थोड़ा सा, उसके बाद लास्ट में आके तो ऐसे ही जाना है। ठीक है, समझ आई? पैराबोला तेरा बनाऊं मैं ये खरा बात समझ आ रही है कि अभी तो वो सीधा जा रहा है, तो शुरू में इसकी वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में ना बेटा, तो जो मैं अभी देख तुझे इसमें डाउट हो रहा था, चल कोई चक्कर नहीं। अब इस चार्ज के ऊपर भाई फोर्स इस पॉइंट पे किस तरफ लग रही है, इस तरफ, फोर्स इस तरफ लग रही है ना, बट इसकी वेलोसिटी क्या है, इस तरफ है। तो पहले ये वाली वेलोसिटी को ये इस तरफ ही धकेलने की कोशिश करेगा ना, तो पहले इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, तो ये जब तक ये वेलोसिटी होगी तब तक तो इस साइड चला लेगा। जैसे ही इसकी इस तरफ वाली वेलोसिटी खत्म होगी उसके बाद तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस तरफ डाली उधर ही लेके जाएगी ना। शुरू में उसके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो कर्व में जाएगा, तो शुरू में एक पॉइंट ही तो बनेगा सीधा, उसके बाद तो कर्व हो जाता है। नहीं वो ड्रिफ्ट जैसे हम बोट और रिवर की करता है वो, हाँ वही पाथ वैसे होगा, ज़्यादा सीधा बन गया क्या? दिख रहा सीधा है ना। अब ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ना, अब सही है, ज़्यादा सीधा हो गया था। क्या कह रहा है? गुड सर। चलो यहाँ ध्यान दो, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चंस कर लेते हैं एक ही साथ। ठीक है, मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, क्या है, मैंने इस वेलोसिटी में फेंका है, बनाओ इसका पाथ अपनी कॉपी पे। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ऐसे आ रहा है, दोनों के पाथ बनाओ जल्दी से, उसके बाद चेक करेंगे कि तुम लोगों ने सही बनाए या गलत बनाए। और यहाँ पे भाई ग्रेविटी फ्री लेके चल रहा हूँ और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है अभी तक। पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा। तो ये ग्रेविटी क्यों नहीं है, ऐसी बात कर रहा है अभी? तुझे देखना है तभी तेरे में 10th के क्वेश्चन मिक्स कर देता हूँ, उसके प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन मिक्स कर देता हूँ, उसमें टेंशन को ले रहा है। देखना है, दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। बन गया जल्दी से? अरे पाथ बनाने में कितना टाइम लगेगा माली, दिखा। हाँ सही है, बट इतना सीधा मत बना, थोड़ा सा ऊपर शुरू से आना स्टार्ट हो जाएगा ना। अबे नलायक आदमी, रहने दे तू, तेरा हो गया काम। वो अबे माइनस क्यू ना दिख रहा तुझे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नहीं जाएगा? हाँ तो वो मैं देखूंगा ना, इधर प्लस क्यू है तो ये यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा। माइनस क्यू ले ले, चल थोड़ा सा बनाने में मज़ा आएगा फिर। इसको माइनस ही ले, तो माइनस होगा तो यहाँ पे तो सीधा घुसेगा, फिर ऐसे करके ऐसे चला जाएगा ना, थोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। प्लस क्यू सीधा नीचे को चला जाएगा थोड़ा सा अंदर चलने के बाद। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो मुझे लगता है कि ये तो सबको क्लियर हो गया कि फोर्स कैसे लग रही है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, जो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने के बाद। कहाँ दो छोड़ रहा है भाई? दो कौन है? नहीं वैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करके जा रहा है। अरे वो तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, यहाँ पे तो बीच में और भी हो सकती है लाइनें, वो तो मैं बना रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं कर रहा है वो।
चलो आयुष को पढ़ना है ग्रेविटेशन के साथ थोड़ा सा जी मिक्स करके, तो उससे पहले एक क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि ये उसमें यूज़ होगा, इसके बिना काम नहीं होगा। इतनी बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी बना दी। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, ये मेरी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटी फ्री जोन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दिया गया बेटा, इसको मैंने v वेलोसिटी से भेजा। आपसे पूछा जा रहा है कि वो वाला समय बताइए जब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाएगा। इतनी बातें समझ आती हैं कि ये रेस्ट पे आएगा। क्या ये कभी रेस्ट पे आएगा? भाई साहब कह रहे हैं नहीं आएगा। अबे नालायको, इलेक्ट्रॉन है, फाइनली वेलोसिटी इस तरफ है, जाना इसको इस तरफ है, तो पहले रेस्ट पे तो आएगा ही, तभी तो डायरेक्शन बदलेगा। सही है। इलेक्ट्रॉन है ना, तो नेगेटिव चार्ज है, जाएगा किस तरफ? बट तूने किस तरफ दी है, तो पहले थोड़ा इस तरफ जाएगा, तो एक पॉइंट में रुकेगा, तभी जाके तो वापस आना चाहिए। मतलब कौन सा भैया याद आ रहा है? पलट 1D वाला याद आई? फिर वो वाला कि जब मैं कहता था हाँ टी निकालना, तब क्या करते थे तुम? t = 0, मतलब वेलोसिटी = 0, बट वो इतना लगेगा नहीं इसमें, मैं तो याद दिला रहा हूँ तुम्हें। अब यहाँ पे सोच, इसके ऊपर फोर्स क्या लग रही है? अब मेरा कहने का ये मतलब है ये एक्सेलरेटेड मोशन है, वो वाला याद इसलिए दिला रहा हूँ कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन होगी, तभी तो ये वापस गया। एक्सेलेरेशन किस तरफ होगी? बैकवर्ड, वही तुझे निकालनी है। अगर तुझे एक्सेलेरेशन निकालेगा तो v = u + at करके t आ गया ना, लगेगा ना। तू नहीं कहा उस तरफ चलो, तो चल दिया ना अब उस रास्ते। अरे सोच, इसके ऊपर ये चल रहा है बेटा, इस तरफ चलने की कोशिश करेगा, मान ले इस पॉइंट पे आकर ये वापिस चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बट जो एक्सेलेरेशन होगी वो हमेशा ही इस तरफ लग रही होगी। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा ही इस तरफ लग रही थी, जो कि किसके बराबर है? QE के बराबर। अरे वो तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो -q होगा या नहीं होगा? अब फोर्स तेरी मास है, चल रहा है, m × a भी तो होता है, और यहां पे फोर्स किसके बराबर आ रही है? q × e = ma। तो एक्सेलरेशन किसके बराबर आ गई? -QE/m। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। F = ma होता है, ये याद है तुम्हें जब भूल चुके? यहां पे फोर्स किसके बराबर आ रही है? -QE, तो दोनों बराबर ही तो होंगी। एक्सेलरेशन निकालने में हेल्प करेगी या नहीं करेगी? तो यहां से एक्सेलरेशन निकल गई। याद रख लो इस फार्मूले को, -QE/m। एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, हमेशा इतनी ही रहेगी। याद रखना है तो रखो, नहीं तो ये छोटा सा ही है। अभी आएगा, सब कुछ आएगा। ग्रेविटी अभी तो नहीं है, अभी तो मैं सीधा चला रहा हूँ ना, तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं रहा। जब मैं इसे टेढ़ा चलाऊँ, कैच करूँ, तो ग्रेविटी का इफेक्ट लेना पड़ेगा ना। अभी तो मैं सीधा चला रहा हूँ, तभी मैं ग्रेविटी फ्री बोल रहा हूँ उसको। बेटा यहाँ पे भी तो सेम ग्रेविटी, यहाँ पे सेम ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं लेना, सेम लाइन पे चल रहा है ना 1D में। तो जी लेते थे क्या 1D मोशन में मन? तो अब तो बोल में आया नहीं उस चैप्टर में। हाँ, तो तभी तो मैंने पहले ही आंसर दे दिया ना उसका। एक्सेलरेशन आ गई। इसके बाद v = u + at। हमसे क्या पूछा गया था? टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, रेस्ट पे आ जाएगा। u आपको u ही मान लेते हैं, चल v मान लेते हैं, -QE/m t। एक्सेलरेशन तो यही थी, तो t किसके बराबर आ रहा है? साफ दिख रहा है तुम लोगों को? mv/QE। इतने टाइम के बाद वो क्या कर रहा है बेटा? रेस्ट पे आ जा रहा है। क्लियर हुआ इतना? कोई परेशानी? यहां पे कोई परेशानी है? बेटा एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है ये समझ आया? कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, उसके बीच में आपको एक्सेलरेशन निकालनी होगी। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछ लूँ कितना डिस्टेंस चला है, तो s निकालना है। मैं आपसे ये भी तो पूछ सकता हूँ ना कितना डिस्टेंस चला है, तो क्या निकालना है? s निकालना है। तो फिर सारी इक्वेशन ऑफ मोशंस आप यूज़ करके बाकी सब चीज़ें इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जी की तरफ चलता हूँ कि वो करने की कोशिश करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। बात समझ आती है? चलें। मान लीजिए
इस टाइप की मुझे एक प्लेट है यहाँ पे, दूसरी प्लेट नीचे है और ये लेंथ L है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है इनसे। L लेंथ लेना इंपॉर्टेंट थी इसलिए लिए। क्या हुआ? हाँ तो सेम ही है ना, ये लेंथ D है, ठीक है, दिस इज D। तो लेट्स से कि कहीं क्या खा रही है, अकेले अकेले खाना अलाउड नहीं है ना, सबको खिलाना पड़ेगा। बेशर्म है बिल्कुल ही। हाँ, मान लीजिए D/2 लेंथ पे यहाँ पे Q चार्ज है, ठीक है, जिसको मैं V वेलोसिटी से छोड़ रहा हूँ। बात समझ आई है? अरे बक्से जस्ट किसी काम आएंगे ना, अभी बता रहा हूँ ना। मैं तो मेरे पास एक Q चार्ज है, ठीक है, जिसको मैं V वेलोसिटी से छोड़ रहा हूँ। हमें क्या बोला जा रहा है कि मैं वाइवर्ट वेलोसिटी V चार्ज Q should be sent so that it just crosses the plate। क्या बोला गया मैंने कि मैं इसे कम से कम कितनी वेलोसिटी दूं कि ये जस्ट प्लेट को क्रॉस करे। अब तुम्हें पता होना चाहिए ऊपर वाली प्लेट या नीचे वाली प्लेट। नीचे वाली प्लेट, समझ आई कि पॉजिटिव है तो नीचे की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो नीचे वाली प्लेट जस्ट क्रॉस करानी है। क्वेश्चन ये है, अब हेल्प करूं या किसी को समझ आ गया कैसे करना है? हम पूछ रहे हैं आपसे कि ये Q चार्ज को मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कम से कम कितनी वेलोसिटी से छोड़ूं कि ये जस्ट इस प्लेट को क्रॉस कर जाए। एक ही आएगी ना, दो कहाँ से आ गई? वो तो बाद में देखते हैं। एक ही होगी ना, शुरू में एक ही में दे रहा हूँ ना, बाद में से क्या लेना देना, मुझे तो B चाहिए। आगे जाके X Y तो निकालना चाहेगा, लेकिन शुरू में तो एक ही है ना। लगेगा तो सारा कुछ, बट करना कैसे है? ओए हेलो, पहले मुझसे वॉक थ्रू कराओ मुझे, कोई सीधे पाथ पे है तभी तो मैं करने दूँ तुम्हें। सर वो लगेगा ना V+8 नहीं लगेगा, चल और कुछ। सर V²+2 तू सही रास्ते पे नहीं जा रहा। तो भाई शुरू में तो एक ही वेलोसिटी ना, तू एक्स वाई निकाल के क्या कर लेगा? तो मैं तो तुझसे शुरू की पूछ रहा हूँ ना, मैं किसी पॉइंट पे थोड़ी पूछ रहा हूँ। तू सोच रहा है किसी टाइम पे जाके मैं दो कंपोनेंट निकाल लूँ Vx और Vy और वहां से V निकाल लूँ, वो तो किसी पॉइंट की वेलोसिटी देगा आपको। वो वाले क्वेश्चन आगे बढ़ा सकता है, बट तू ये क्वेश्चन तो समझ। अगर तू उस रास्ते पे है तो ये सोच, ये तूने कहाँ पढ़ा था? रेंज। नालायक को रेंज निकाले के काम खत्म। उस रास्ते पे जा रहा, वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा और दिमाग लगा कि यहां से मैं क्या कह रहा हूं आपसे। ये देखो मैंने आपसे क्या कहा कि जस्ट क्रॉस मतलब ऐसे, तो ये क्या है? रेंज ही तो है। नाइस, ठीक है। रेंज, तो रेंज के यूज करेंगे ना उसको। अरे अब इसमें टाइम कितना लगता था? कितना टाइम लिया जाता था? 2h/g, √2g h/g। तो यहां पे टाइम कितना आता था? √2h/g। अपने पास एक्सेलरेशन कितनी है? ग्रेविटी फ्री मान के चलो, अभी g बदलेगा ना a से, QE mv/QE कभी तो निकाला क्या? QE/m क्या था?
अभी ये हमारा ग्रेविटी फ्री चल रहा है ना, अभी तक ग्रेविटी फ्री छोड़ के चला, तो जी को मुझे अपनी एक्सेलरेशन से करना पड़ेगा ना। तो हमारा एक्सेलरेशन पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, क्यू ई बाई एम, यही बात थी। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये इतना टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका वहां पहुंचने में। ओ भाई क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो तुझे पता है ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, निकल गया या नहीं निकला। अब रेंज तू कह रहा एल है या नहीं है। रेंज हमने क्वेश्चन से क्या बोला कि जस्ट उसको टच करके जाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब रेंज जो होनी चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल टू एल बोल सकता हूं, ग्रेटर देन या इक्वल टू एल बोल दूं कि इस प्लेट पे गिरना नहीं चाहिए, जस्ट टच करना चाहिए, करके जाना चाहिए, तो आगे भी तो जा सकता था। इक्वल टू एल। अब रेंज का तुम्हारे पास फार्मूला क्या है, जस्ट टचिंग पे जा रहे हैं ना, क्रॉस करने का बोल रहे हैं, जस्ट क्रॉस। चल तो ग्रेटर देन ही रख ले। अब ठीक है, रेंज शुड बी ग्रेटर देन एल। तेरी रेंज क्या आई, कैसे निकाली जाती थी रेंज, अरे नहीं, स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड, ये क्या होता है, एक्स कंपोनेंट मिला है को, हाँ तो वी, वेलोसिटी इन द एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया, ओए टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया। शुरू की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट v ही है, तो रेंज किसके बराबर, v इंटू अंडर रूट 2h_m बाई क्यू ई, इट शुड बी ग्रेटर देन एल। अब वेलोसिटी निकालने में क्या रह गया, अब तो पलटना ही है उस तरफ, तो वेलोसिटी किसके इक्वल हो गई, इक्वल नहीं ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन एल अंडर रूट क्यू ई अपॉन 2h। कहाँ से लाया मैं भाई, आपने जोड़ा, अच्छा यहाँ d/2 आएगा ना, h की जगह d/2 पुट करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि हमारी हाइट कितनी थी d/2, काट देते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है, यही तो बनेगा, 2 से 2 कट गया, क्यू ई बाई डी एम। ये आंसर बना तुम्हारा फाइनल। ये बन गया, समझ आया सबको किस तरह से करा मैंने, हाँ जी। तो घुसा टूटी काइनेमेटिक्स बीच में, जो तुम 11वीं में मस्ती मारते हो वो कहीं काम आई, पूरे साथ आपके साथ थे, तो मुझे पता है ना मस्ती मारी है, तभी तो कह रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ भाई, कहा जाता है कायदे से किताबों में, सारे टीचर्स आपको यही कहते हुए मिलेंगे कि 11th 50%, 12th 50% क्वेश्चन आएंगे। अरे नहीं भाई, 11वीं 70%, 12वीं 30%। अब 11वीं का लॉजिक वहां भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कौन काउंट करेगा। हाँ चल, इस क्वेश्चन में अब ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ गया ना। चल मैं एक वेरिएशन दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, करने की कोशिश करो, ठीक है। वेरिएशन ये है बेटा कि अब की बार मेरा चार्ज Q यहाँ पे है, Q, M मास का, ठीक है। अब मैंने क्या किया, चार्ज Q, M से रखा हुआ है। अब मैं कह रहा हूं इसको मैं यहाँ पे U वेलोसिटी से फेंक रहा हूं 37 डिग्री पे। कितने पे, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे वाला तो सबको समझ आ गया आई थिंक। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसी क्वेश्चन में बदल रहा हूं थोड़ा सा वेरिएशन, कि क्या कह रहा हूं कि कम से कम U वेलोसिटी बताइए कि वो ऊपर वाली प्लेट को टच ना करे। अब ये तो तुम्हें दिख रहा है ऊपर से सीधा होने वाला है, नीचे कोई आएगा, तो मुझे कम से कम इतनी वेलोसिटी चाहिए कि ये ऊपर वाली प्लेट को टच ना करे। U मैक्स नहीं, U मैक्स चाहिए, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए ना। कम से कम फेंकूंगा तो यही मुड़ जाएगा ना, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी U की कितनी होनी चाहिए कि वो अपर प्लेट को टच करके ना आए। ज़्यादा से ज़्यादा फेंकूंगा तो टच कर ही देगा ना, ना करे, एक ही बात है। अब सोच लॉजिक क्या लगाओगे, पहले लॉजिक की बात करो मेरे साथ।
एच मैक्स वाला, कि मुझे क्या करना है, यहाँ से फेंकना है तो ये बेटा ऐसे जाना चाहिए, जस्ट नीचे से होकर वापस आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये एच मैक्स बनेगा, एच मैक्स तेरा डी के बराबर, हाँ तो एच मैक्स शुड बी लेस देन डी, ये लगेगा। शाबाश, दिमाग लग पड़े हो लगा रहे हैं। एच मैक्स शुड बी लेस देन डी, तो एच मैक्स किसके बराबर होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन, यू निकल आया। और 2g होता है, g तुम्हें पता ही है, QE/m। तो खत्म क्वेश्चन हमारा यहाँ पे। माली समझ आया तुझे? रंजन भाई तेरा क्या चल रहा है? हाँ जी सर, को एच मैक्स क्यों निकालना ये समझ आया था? ताकि वो टच ना करे। निकाली जल्दी से, अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। सारा तो मैंने दे दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो 3/5 का 9/25 हो गया, 37 दिया है ना। तो यू स्क्वायर इंटू 9/25 अपॉन 2 QE/m, तो QE/m तो वैसे ही रहने दो, बाकी सब उस तरफ ले जाओ, मुझे आंसर में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो जो भी वैल्यू आएगी उससे कोई लेना देना नहीं है मुझे। क्योंकि तुम लोगों को आ गया ना अब करना। खींची भाई, तू ही एक आदमी है जो ये बार बार बोल सकता है, क्या कर रहा है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g फार्मूला होता है इस केस में एच मैक्स का। तो ये तुम्हारे लिए लिख दिया हमने, क्योंकि तू ये चैप्टर में बार बार बोलेगा कि मैं एब्सेंट था। सर 2G नहीं 2G था। पढ़कर आया कर। सॉरी सर, मैं मैनिपुलेट कर रहा था। मैनिपुलेट कौन कर रहा तुझे? माली माली देख रहे तुझे दोनों फंसा रहे हैं बीच में बैठ के। देखो पेंडुलम प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में मैंने क्या किया, एक पेंडुलम लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके पास मास भी है और चार्ज Q भी है। ठीक है, ये सिचुएशन है। तुम्हें नॉर्मली क्या पता है टाइम उसका, पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है भाई? 2π√। फिर गलत बोल रहे ना लाइक कहीं कि G इफेक्टिव होता है। जी करती रूट का तो मैं बोला ही नहीं। रूट का तो मैं बोला ही नहीं, मैं G इफेक्टिव का बोला जहां गलती होती है। लिफ्ट की प्रॉब्लम है इतनी सारी करवाई है कि वो इट इज ऑलवेज G इफेक्टिव। हाँ तुम्हें सब पता है, तो फिर निकाल के दे फिर आंसर। अरे बता ना इसमें टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? A प्लस और माइनस वाला की। हाँ हाँ वही। आप यहाँ पे आपकी बार क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में है? अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक्सेलेरेशन आएगी, G के कारण भी एक्सेलेरेशन आएगी। अब जो एक्सेलेरेशन आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो किस डायरेक्शन में? G प्लस QE/m। खत्म कहानी। तू कहाँ से आया बे? अगर माइनस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होती तो G माइनस Q/m हो जाता। ये तो आसान है, लेकिन यहां तक तुम्हें खुद पहुंचना चाहिए G इफेक्टिव। हाँ जी सर, वहां पे मैंने बोल के चला था कि वो वाला ग्रेविटी फ्री है अभी। हाँ जी, G को कंसीडर नहीं कर रहे थे, ग्रेविटी फ्री जोन देके चले थे।
चले थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट करूँगा टाइम पीरियड का। अरे ये तो सिंपल केसेस हैं, ये समझ आ गए सबको। तो थोड़ा सा इसको मैं डिफिकल्ट करने की तरफ चलूँ। तो चलो तुम में से किसी को कुछ उतारना तो उतारो जल्दी से। उतारना है ना, पूरा ही उतारना। तू ही है सबसे पीछे, सबने डायग्राम वगैरह बना के आंसर भी लिख लिए हैं। बंदे ने अभी तक टॉपिक का नाम भी नहीं लिखा है कॉपी पे। क्या हो गया मुझसे पूछना? कुछ नहीं, वो तो सिंपल था, बताई तो दिया था। यू स्क्वायर 9/25/2 QE/m लेस देन डी। खुद सोचना। तो जी तो है ही नहीं है, एक्सेलरेशन लेके चलना है तुझे, वो तो हमेशा ही। हाँ नीचे की तरफ ये QE/m है ना। अरे तो पॉजिटिव लेके चलना, हमें कम से कम वेलोसिटी के बारे में, स्पीड पूछा है ना। हाँ चले चले आगे बढ़े, ठीक है चलिए। अरे इसका क्या ही लिखेगा, तो लिख देगा खुद ही, इतना तेज तो तेरा दिमाग है नहीं है ना, खुद ही कह देना नहीं है। मान लीजिए हमें ये पेंडुलम ऐसे दिया गया है, इसका टाइम पीरियड तुम्हें पता है क्या है? इसकी मीन पोजीशन भी यही है या नहीं है? अब सोच, ये क्यू चार्ज है, मैं इसको ऐसे जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, क्या अब ये इसकी मीन पोजीशन रहेगी? पहले मैंने नॉर्मली विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड रखा तो वो बेटा सीधा नीचे पड़ा रहा। जैसे ही मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे डाला तो इस क्यू के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में पड़ी? उस डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा तो डिस्प्लेस होकर खड़ा होगा ना, तो मीन पोजीशन बदलेगी? बदलेगी या नहीं बदलेगी? फाइंड द न्यू मीन पोजीशन, दैट इज माय क्वेश्चन। कि हमारा अब की बार सिचुएशन क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए बेटा, ये वहां की बजाय यहां आ गया, तो ये मेरी न्यू मीन पोजीशन होगी ना। मतलब निकालना क्या है तुमको? दिस थीटा। थीटा ही तो बता रहा है तुम्हें मीन पोजीशन। नहीं समझ आई? आ गया क्वेश्चन? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे कहाँ अटका, जल्दी बोलना समझाऊं। जब न्यू मीन पोजीशन बदल गई तो न्यू टाइम पीरियड भी होगा, सब कुछ ही बदलेगा। सब चीजें निकालनी है, न्यू मीन पोजीशन भी बताना है, न्यू टाइम पीरियड भी बताना है। टाइम पीरियड तो तुम बहुत जल्दी हंसते खेलते निकाल के दे दोगे मुझे। तो क्या हो गया, क्या टेंशन में है? टाइम पीरियड और न्यू मीन पोजीशन निकालनी है। क्या कर रही है दिखाइए जरा, क्या सोचा? अरे बहुत आसान है, क्या कर रही है? इतना टाइम थोड़ा लगना था। टाइम पीरियड तो बहुत आसान हो जाता है यार। जी इफेक्टिव, हाँ जी इफेक्टिव निकालना। जी माइनस। अरे तू भाग जा, तू रहने दे, तेरा हो गया काम। यहाँ पे आ जा तू। एक क्यू इधर को एक्सेलरेशन इधर को लग रही है, एक इधर को लग रही है कंपोनेंट। ये जी लग रहा है, ये क्या लग रहा है? QE/m लग रहा है। तो भाई नेट रिजल्टेंट जी तो ये आया ना, जी इफेक्टिव। तो इसमें क्या समय बर्बाद किए जा रहे हो? तो टाइम पीरियड किसके बराबर? 2π√L/√g का स्क्वायर प्लस QE/m का होल स्क्वायर। बात खत्म। ये तो कितनी बारी निकालना सीखा हम लोगों ने? सीखा या नहीं सीखा? तो फिर अप्लाई कौन करेगा? हो गया, ये तो आसान है। तो अब मैंने और क्या पूछा आपसे? थीटा निकालने के लिए थीटा की तरफ चलें। ये डायग्राम बन गई, ये फोर्स बना लिया आप लोगों ने। मैं क्योंकि चेंजेस करने वाला हूँ वहाँ पे, मेरे काम की नहीं है ना ये।
तुम वहीं पे और नाम लिख लेना, मैं दोबारा कंपोनेंट करूँगा ना। ये तेरी टेंशन लग रही है इस तरफ, हाँ भाई, दिस इज योर टेंशन। ये क्या है mg, अरे थीटा के लिए मुझे फोर्सेस का लेना पड़ेगा ना। एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट ये बनेगा। सोच इस तरफ कौन सी फोर्स आ रही है, क्यू ई आ रहा है ना, फोर्स की बात चल रही है, फोर्स इज क्यू ई, ठीक है। अब ये P था तो ये एंगल थीटा हो गया, दिस इज T cos थीटा, दिस इज T sin थीटा। कई बार क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, तुम लोग जबरदस्ती उसे मुश्किल कर देते हो। T sin थीटा इज इक्वल टू क्यू ई होगा, क्योंकि मैं अगर न्यू मीन पोजीशन पूछ रहा हूँ तो ये यहाँ पे खड़ा तो होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो होगा, तो इधर वाला कंपोनेंट उधर वाले के बराबर होगा, ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा, तभी तो वहाँ पे जाके खड़ा हुआ, ठीक है। तो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T से T कट गया, डिवाइड किया तो tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन mg। तो बेटा थीटा किसके बराबर आया, tan इनवर्स क्यू ई बाई mg। दिस इज योर न्यू पोजीशन। क्या भाई, तो भाई tan इनवर्स क्यों आएगा, फिर कॉट आएगा ना, तो कैसे लाएगा भाई, तो मैं पूछ रहा हूँ तुझसे। निकालेगा किसकी टर्म में भाई, क्यू ई की टर्म में डालेगा ना, तेरे को टेंशन दी रखी थी क्या। अरे थीटा चाहिए तो ऑप्शन में आंसर देखेगा ना, तो हाँ वो भी सही है, तो T cos थीटा इक्वल टू mg कर दे, तो cos थीटा करके वैसे करके mg बाई टी, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स mg बाई टी, वो तो ऑप्शन में चलाना है, बट वैसा क्वेश्चन कोई देगा नहीं, वो तो ये टेंशन नहीं देगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि टेंशन को एलिमिनेट भी करना है ना, वो ज़बरदस्ती बनाई मैंने वहाँ पे, वो मुझे पता था लग रही है, तो उसको हटाना कैसे है वो देखेंगे हम, ठीक है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर, ये बना आपका, इसको डिवाइड कर दिया दोनों इक्वेशंस को, उससे क्या हो गया, उससे ये आ गया। क्या इक्वल रख रहे हैं, अरे इक्वल न्यू पोजीशन है ना, क्या बोला, न्यू मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे तो फोर्सेस सारी बैलेंस्ड होंगी ना। एक सेकंड रुक जाए जरा, ये क्वेश्चन लिख लेंगे मुझे। देखो इस क्वेश्चन को ना तुम दो बार ही करोगे खुद, मैं नहीं कराऊंगा अभी के लिए फ़िलहाल, ठीक है। एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ली जा रही है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में लेना, ठीक है। दो अलग अलग क्वेश्चंस बना दो। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तुझे कि यहाँ पे हमारा एक पेंडुलम है मास m/q, ये मेरा एक पेंडुलम है, ठीक है। आपसे वही खेल पूछा जा रहा है, u मिनिमम बताना है कि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बनाए, ठीक है। एक दो बारी इस वाले क्वेश्चन को आप दो बारी करोगे, एक बारी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक बारी उस तरफ है, तो u मिनिमम बताना आपको दोनों बार कि वो कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है, ठीक है भाई। कल भी लास्ट क्लास में कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बनाना सीखे थे हमने, तो यहाँ से u मिनिमम इसे कितना दूं कि ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले। पहले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, दूसरे क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड उस साइड बनाइए, उसमें भी सेम आपको u मिनिमम निकालना है। एक करना सीख जाओगे तो दूसरा, मैं दो इसलिए कह रहा हूँ कि एक से आपको आंसर में वेरिएशन पता चल जाएगी कि क्या आ रही है, उससे आप दूसरे में चेंज कर दोगे। और करने को तो मैं इसे बिना करे भी बता सकता हूँ तुम्हें, और तुम्हें समझ आ जाएगा भी सर कैसे बोला, बट मैं बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि मैं बताने को तो अभी बता सकता हूँ तुम्हें, बट जब तुम आंसर कैलकुलेट करोगे ना पूरा स्टेप बाय स्टेप, तब तुझे आंसर में डिफरेंस तब तुझे पता चलेगा, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बिना करे भी तो हो सकता था, बिना करे कोई सोच ले तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम करो ये दोनों क्वेश्चन जिसको हम
नेक्स्ट क्लास में आंसर डिस्कस करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो क्लास ख़त्म करते हैं।